हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। मैं हूं दीपक मेटकर ई सहपाठी लर्निंग यूट्यूब चैनल से। हम पढ़ रहे हैं क्लास 8 का साइंस एनसीईआरटी बुक एमपी बोर्ड के लिए या सीबीएसई के लिए चैप्टर नंबर 1 क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। इस वीडियो के पहले 3 वीडियोस में इस सब्जेक्ट्स को लेकर ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। चलिए तो पेज नंबर 7 हम यहाँ पर निकालते हैं। पेज नंबर 7 पर आप जब देखेंगे आप भी आपकी बुक्स लेकर बैठिए ताकि मैं जो आपको यहाँ पर पढ़कर बता रहा हूँ वो भी आप आपकी बुक्स में पढ़ें और मुझे सुनकर या इस वीडियो को देखकर समझने की कोशिश करें। पेज नंबर 7 पे हम आते हैं। स्टार्टिंग में हमें यहाँ पर टेबल दिया है, टेबल 1.1 डिफरेंसेस बिटवीन फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर्स। यहाँ पर हमें फर्टिलाइजर्स और मैन्योर्स इन दो में डिफरेंस करके दिखाया गया है टेबल्स में कि ये क्या डिफरेंसेस है। चलिए पहले इसको देख लेते हैं, फिर मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। तो इसमें 2 पार्ट्स बने हैं, एक में फर्टिलाइजर लिखा है, दूसरे में लिखा है मैन्योर्स। तो हम लोग पहले फर्टिलाइजर्स के बारे में पढ़ लेते हैं। पॉइंट्स 1 2 3 4 यहाँ पर दिए गए हैं। ये सारा का सारा जो है पॉइंट्स हम पहले इसको रीड करने की और समझने की कोशिश करते हैं। तो बच्चों, फर्टिलाइजर्स जो होते हैं, फर्टिलाइजर इज अ मैन मेड इनऑर्गेनिक सॉल्ट। हमें पता है कि जो फर्टिलाइजर्स होते हैं इनको फैक्ट्रीज में बनाया जाता है। तो फैक्ट्रीज में मशीनरीज होती हैं और मशीन जो होती है वो इंसान भी ऑपरेट करते हैं, यानी इंसानों का उसमें एक तरह से इन्वॉल्वमेंट होता है। तो ये नेचुरली बना हुआ नहीं होता है, इसमें एक तरह से मैनमेड हम इसे बोल सकते हैं, इसे नेचर ने नहीं बनाया है। तो फर्स्ट पॉइंट इसका ये है। सेकंड पॉइंट देखते हैं कि फर्टिलाइजर इज प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्री। इन्हें फैक्ट्रीज में बनाया जाता है, इन्हें हम नॉर्मल वे में नहीं बना सकते। इनके लिए अलग से मशीनें लगती हैं, प्रोसेसर लगते हैं, कुछ केमिकल्स लगते हैं और अलग अलग तरह की प्रक्रियाएं होती हैं। उसमें जाकर तब जाकर हमें ये फर्टिलाइजर्स मिलते हैं। एक्सपर्ट्स की आवश्यकता होती है। थर्ड पॉइंट हम देखेंगे यहाँ पे, फर्टिलाइजर डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू द सॉइल। ह्यूमस सॉइल को ये फर्टिलाइजर्स नहीं दे पाते। ह्यूमस का मतलब होता है कि थोड़ा सा नमी जैसा माहौल या थोड़ा सा उसको जो पोरस वाला होता है उसको हम यहाँ पर बोलेंगे कि जो कि एक बहुत ही जरूरी चीज होती है किसी भी सॉइल के लिए। फोर्थ वाला पॉइंट हम यहाँ पर देखेंगे, फर्टिलाइजर्स आर वेरी रिच इन प्लांट nutrients like nitrogen, phosphorus and potassium। फर्टिलाइजर्स में नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, ये 3 जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ये बहुत ज़्यादा मात्रा में होते हैं। अब कितनी मात्रा में होते हैं, मान के चलिए कि आप यदि मैन्योर्स को लेंगे, 1 किलो मैन्योर लेंगे तो उसमें हम एजम्पशन करके चलें कि 1 किलो मैन्योर्स में प्लांट्स को या उस खेत को 2 किलो का मैन्योर्स मिलेगा, ये मिलेंगे न्यूट्रिएंट्स। लेकिन उसी 1 किलो यदि हम फर्टिलाइजर लेते हैं तो उसमें प्लांट्स को या खेतों को 10 केजी का न्यूट्रिएंट्स मिलेगा, यानी 8 केजी का डिफरेंस है। इसलिए ये जो होते हैं फर्टिलाइजर्स बहुत ही ज़्यादा रिच होते हैं नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम में। क्यों? क्योंकि इन्हें फैक्ट्रीज में बनाया जाता है। इस तरह से बनाए जाते हैं कि कम से कम क्वांटिटी में ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स इसके जरिए मिल पाए। तो ये प्रोसेस के जरिए इनको रेडी किया जाता है। तो फर्टिलाइजर्स का जो कॉलम है उसको हमने यहाँ पर समझने की कोशिश की है। 4 पॉइंट्स दिए हैं। अब हम मैन्योर्स के बारे में देखते हैं। मैन्योर इज अ नेचुरल सब्सटेंसेस ऑब्टेन बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ कैटल डंग एंड प्लांट रेसिड्यूज। मैन्योर जो होते हैं ये प्लांट से और जो एनिमल्स का रेसिड्यूज यानी जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है, जैसे कि हम उनका गोबर वगैरह होते हैं या जो दूसरी चीज़ें होती हैं, उनको इकट्ठा करके एक जगह पे डाल के डिकम्पोज करते हैं, उनको हम खुले में छोड़ देते हैं। तो वो कुछ दिनों के बाद में मैन्योर यानी खाद में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये जो होते हैं मैन्योर, ये मैनमेड हम बोल सकते हैं, लेकिन ये मशीनरीज में या फैक्ट्रीज में नहीं बनते। हम इसे ओपन घर पे इजीली आसानी से बना सकते हैं। जो फार्मर्स होते हैं वो अपने खेतों में इसे इजीली बना सकते हैं। सेकंड पॉइंट देखेंगे, मैन्योर कैन बी प्रिपेयर्ड इन द फील्ड। हम इन्हें
खेतों पर आसानी से बना सकते हैं, फील्ड यानी खेत। थर्ड पॉइंट, मैन्योर प्रोवाइड्स अ लॉट्स ऑफ ह्यूमस टू द सॉइल। मैन्योर जो होते हैं ये जमीन को लॉट्स ऑफ ह्यूमस प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि ये नेचुरल होते हैं और ये नमी को अपने अंदर सोखते हैं। हवा में भी नमी होती है, उसको भी सोखते हैं, तो इस वजह से मिट्टी का जो नमी, मिट्टी में ये पानी भी एक तरह से नमी भी देते हैं, जो कि फर्टिलाइजर्स नहीं देते, ये सूखे सूखे होते हैं एक तरह से। फोर्थ और लास्ट पॉइंट है मैन्योर का, मैन्योर इज रिलेटिवली लेस रिच इन न्यूट्रिएंट्स। मैन्योर जो होते हैं वो न्यूट्रिएंट्स उनके अंदर इतना सारा नहीं होता है एज पर द कंपेयर टू द फर्टिलाइजर्स। तो बच्चों ये 4 पॉइंट्स हमने फर्टिलाइजर्स और मैन्योर्स के बारे में यहाँ पर पढ़े हैं। डिफरेंस जो होते हैं दो चीज़ों के अंदर, ये जस्ट एक दूसरे के अपोज में होते हैं। फॉर एग्जांपल फर्टिलाइजर्स मैनमेड होता है, ठीक है, तो जो मैन्योर होता है ये नेचुरल होता है। सेकेंड है फर्टिलाइजर प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्रीज, इन्हें फैक्ट्री में बनाया जाता है, तो इनको फील्ड में आसानी से बना सकते हैं। थर्ड पॉइंट में इसमें ह्यूमस नहीं दे सकता और ये ह्यूमस दे सकता है, ठीक है, मैन्योर। यहाँ पर फर्टिलाइजर्स में हाई रिच न्यूट्रिएंट्स होते हैं जबकि मैन्योर में नहीं होते, तो एक दूसरे के अपोज में है। आप इनके अलावा और भी दूसरे पॉइंट्स यहाँ पर लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि ये 4 पॉइंट्स ही आप यहाँ पर करें, और भी ज़्यादा डिफरेंस इनके बीच में हो सकते हैं, आप पता लगाने की कोशिश करें। चलिए नेक्स्ट हम मूव करते हैं नेक्स्ट वाले टॉपिक पर। टेबल 1.1 gives the differences between फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर। यही डिफरेंस हमने देखा टेबल 1.1 में। अब हम नेक्स्ट वाला टॉपिक देखते हैं, एडवांटेजेस ऑफ मैन्योर। मैन्योर्स क्या होते हैं हमने पता है, मैन्योर्स हम खेत में बना सकते हैं। प्लांट्स और जो एनिमल्स होते हैं उनके जो वेस्ट प्रोडक्ट्स या रेसिड्यूज होते हैं उनको इकट्ठा करके डंप करके हम लोग बनाते हैं, तो ये आप मत भूलिएगा। तो उसके क्या फ़ायदे हैं ये हम यहाँ पर देख सकते हैं। एडवांटेजेस का मतलब होता है फ़ायदे। द ऑर्गेनिक manure is considered better than fertilizers. This is because कि मैन्योर्स को जो होता है फर्टिलाइजर से बहुत ज़्यादा बेहतर माना गया है। किन कारणों के लिए, नीचे कुछ रीजंस यहाँ पर दिए गए। बिकॉज फर्स्ट, इट इन्हेंसेस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। पानी की जो होल्ड करने की कैपेसिटी है जमीन की, उसको ये बढ़ाते हैं, ह्यूमस बढ़ाते हैं, हमने अभी ऊपर पढ़ा भी है। It makes the soil porous due to which exchanges of gases becomes easy. मैन्योर जो होते हैं ये जमीन में पूरी तरह से मिल जाते हैं, मिलने के बाद ये चिपकते नहीं है और ये मिट्टी को पूरी तरह से बाइंड करके नहीं रखते हैं, ये खुला रखते हैं एक तरह से। जिस तरह से फर्टिलाइजर होते हैं उनका वो जब जैसे घुलते हैं तो वो अपने पीछे एक कुछ दाग छोड़ जाते हैं, तो जिसकी वजह से मिट्टी सख्त होती जाती है, पैच बनते जाते हैं वहाँ पर। लेकिन मैन्योर्स के साथ ऐसा नहीं है, ये मिट्टी को होल्ड नहीं करता, ये मिट्टी में पूरी तरह से स्प्रेड हो जाता है, घुल जाता है, ठीक है। और इस वजह से क्या होता है कि जो मिट्टी होती है वो पोरस होती है, दरदरी बन जाती है एक तरह से कहा जाए। तो इससे मिट्टी के अंदर गैसेस जाने के लिए और उधर से बाहर आने के लिए जो छेद होते हैं वो इसमें क्रिएट होते हैं। पोरस यानी क्या, छेद होते हैं यहाँ पे, छोटे छोटे सूक्ष्म जो छेद होते हैं उनको हम यहाँ पे पोरस बोलते हैं। इट इंक्रीजेस द नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स। फ्रेंडली माइक्रोब्स क्या होते हैं, जैसे कि हमने अभी कुछ बैक्टीरियाज के बारे में पढ़ा था, राइजोबियम जैसे बैक्टीरियाज हमने पेज नंबर 6 पर पढ़ा था। तो वहाँ पर ये ऐसे बैक्टीरियाज और दूसरे जो बैक्टीरियाज होते हैं इनको ये मारता नहीं है, इनको ये क्या करता है कि और ग्रोथ होने में मदद करता है। जो केचुए होते हैं, अर्थवर्म्स होते हैं, उनके लिए भी। और जो फ्रेंडली जो ऐसे माइक्रोब जो कीड़ेज होते हैं जो प्लांट के लिए या वहाँ की मिट्टी के लिए ज़रूरी है, उनको ये ग्रो करता है। ग्रो है ना, उनको नुकसान नहीं पहुँचाता, तो वो ऑटोमेटिकली ग्रो करने लगते हैं। जबकि फर्टिलाइजर्स अधिकतर केमिकल्स के बने होते हैं तो उनका कहीं ना कहीं साइड इफेक्ट्स पड़ता है, क्योंकि देखा हमने यहाँ पर देखा कि मिट्टी जो होती है वो पोरस होती जाती है, तो कीड़े मकोड़े चींटियाँ भी अंदर आसानी से इजीली अंदर जा सकती, बाहर आ सकती है। जबकि फर्टिलाइजर्स में ऐसा नहीं होता है, सख्त हो जाती है तो वो वहाँ से चली जाती हैं, जो भी होते हैं बैक्टीरियाज वो चले जाते हैं या मर जाते हैं। इट इम्प्रूव द टेक्स्चर ऑफ द सॉइल। टेक्स्चर का मतलब होता है कि मिट्टी दिखती कैसी है, उसको भी इम्प्रूव करता है, बढ़ाता है, टेक्स्चर बढ़ाता है। क्योंकि हमें पता है कि अच्छी मिट्टी होगी, वहाँ पे बढ़िया हाथ में लगाओ तो नरम नरम महसूस होगी, तो वो मिट्टी बढ़िया होती है, अच्छी होती है, एक तरह से गुड क्वालिटी की होती है।
और बाकी का जब हम फर्टिलाइजर डालते हैं तो मिट्टी धीरे धीरे उसका जो रंग है या उसका जो टेक्सचर है, उसका जो बनावट है, वो एक तरह से धीरे धीरे अलग और अजीब टाइप से होने लगती है। अब हम यहाँ पर नेक्स्ट वाला बेसिक प्रैक्टिस देखेंगे जो कि ज़रूरी है यहाँ पर खेती के लिए, वो होता है इरिगेशन। इरिगेशन का मतलब होता है कि पानी का सप्लाई। इरिगेशन, पानी का सप्लाई प्लांट्स के लिए ज़रूरी है। खेतों में जब तक पानी नहीं मिलेगा तब तक प्लांट्स कैसे ग्रो करेंगे, कैसे उस तरह से जर्मिनेशन होगा। ठीक है, तो हमें पता है कि खेती के लिए पानी अधिकतर बारिश के दिनों में अवेलेबल हो पाता है। उसके जब बारिश नहीं होती है जैसे ठंड के दिनों में, तो पानी कहाँ से लाया जाता है। तो इसका भी मैनेजमेंट एक फार्मर को देखना होता है, तो वो अपने खेतों में कुछ अरेंजमेंट करके रखता है। फॉर एग्जांपल, आपको पता है कि खेतों में कुएं होते हैं, ट्यूबवेल्स होती हैं और भी दूसरी चीज़ें होती है। गवर्नमेंट की ओर से कुछ कैनल्स बने होते हैं, ठीक है, लेकिन कैनल्स सब दूर अवेलेबल नहीं हो पाते हैं। तो हर एक खेत का और हर एक एरिया का अपना खुद का एक वाटर का वो अरेंजमेंट करते हैं, जो कि आज एडवांस टेक्नोलॉजी में भी कई अलग अलग तरह की चीज़ें आ चुकी हैं जिससे इरिगेशन को किया जाता है। पढ़ते हैं, ऑल लिविंग बीइंग्स नीड वाटर टू लिव। जितने भी हम जिंदा प्राणी हैं, बीइंग्स हैं, सबको पानी चाहिए, सभी को चाहिए। बिना पानी के कोई जिंदा नहीं रह सकता ज़्यादा दिनों तक। वाटर इज इम्पोर्टेंट फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। हम लोगों की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए पानी ज़रूरी। आपने हिस्ट्री में पढ़ाई है कि जितने भी एंशियंट पुरानी सभ्यताएं या सिविलाइजेशन बने हैं, वो सब नदी या नदी के पास ही बने हैं, क्योंकि पानी सबसे बड़ा रिक्वायरमेंट है। इंसान एक बार खुले में रह सकता है, लेकिन बिना पानी के वो ज़्यादा दिन तक नहीं रह सकता है। वाटर इज एब्जॉर्ब बाय द प्लांट रूट्स। प्लांट्स की जो रूट्स होती हैं वो हमें पता है कि पानी को एब्जॉर्ब करती हैं अपने अंदर और प्लांट्स को अवेलेबल करवाती हैं। अलॉन्ग विथ वाटर, मिनरल्स एंड फर्टिलाइजर्स आर आल्सो एब्जॉर्ब। प्लांट्स की जड़ें पानी ही नहीं, लेकिन पानी के साथ साथ में उस पानी में मिले हुए या अलग से घुले हुए मिनरल और फर्टिलाइजर्स को भी अपने अंदर एब्जॉर्ब करती है। फर्टिलाइजर जैसा हम डालेंगे वैसा ही वो एब्जॉर्ब नहीं करेगी। फर्टिलाइजर्स में से जो न्यूट्रिएंट्स है वो वहाँ पर मिट्टी में पानी के जरिए या दूसरी चीज़ों के जरिए रिलीज होते हैं। देन वो रिलीज हुई वाली चीज़ें एक लिक्विड में होती है या न्यूट्रिएंट्स बारीक बारीक माइनट्स होते हैं, तो उनको वो लेती है। इस तरह से नहीं कि जैसे हमने डाला और वैसे ही वो खा गए, नहीं। तो यहाँ पर आप इस चीज़ को बड़े ध्यान से रखिएगा। प्लांट्स कंटेन नियरली 90% वाटर। 90% वाटर होता है प्लांट्स के अंदर। वाटर इज इसेंशियल बिकॉज जर्मिनेशन ऑफ सीड डज नॉट टेक प्लेस अंडर ड्राई कंडीशन। बीजों में से जो अंकुरण होता है, जर्मिनेशन होता है, उसके लिए पानी का होना बड़ा ज़रूरी है। बिना पानी डाले जमीन में यदि बीज रहेगी और उसमें यदि पानी नहीं डालेंगे तो उसमें से अंकुरण, जर्मिनेशन नहीं होगा, उसमें से प्लांट नहीं निकलेगा। आप ये घर पे भी एक्सपेरिमेंट करते हैं। जब आपके घर पर आपके पेरेंट्स या आपकी मम्मा जो होती हैं, वो जब भी घर पे कुछ बीजों को भीगने के लिए रखती है या स्प्राउट करती हैं, तो उनको क्या करती हैं कि कुछ रात भर के लिए पानी में भिगो कर रखती है। देन फिर उसको निकाल कर फिर उनको गीले कपड़े में बांध कर या लपेट कर रखते हैं। तो कुछ दिनों के बाद में 1 या 1.5 दिन में उसमें से धीरे धीरे अंकुरण बाहर निकलता है। वैसे भी यदि हम उसको अलग से बांध के रखेंगे सूखे कपड़े में तो उसमें से अंकुरण नहीं निकलेगा। तो पानी बहुत ज़रूरी है। न्यूट्रिएंट्स डिसॉल्व इन वाटर आर ट्रांसपोर्टेड टू ईच पार्ट ऑफ द प्लांट्स। ये जो न्यूट्रिएंट्स ज़मीन में रिलीज हुए हैं वो पानी में घुल जाते हैं और वही पानी, वाटर जो होता है, प्लांट्स की जड़ें एब्जॉर्ब करती है और उस पानी को ट्रांसपोर्ट करता है प्लांट, यानी अपनी जड़ों से फिर स्टेम में, स्टेम से फिर अदर पार्ट्स में, फ्लावर, लीव्स, ठीक है, और दूसरे जगहों पे उस पानी का और उस न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट किया जाता है, यानी एक जगह से दूसरी जगह पे भेजा जाता है। ये आपने लास्ट ईयर के 7th में भी आपने ये चैप्टर पढ़ा है, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स नाम के चैप्टर में। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। वाटर also protects the crop from both frost and hot air currents.
अब प्लांट्स जो ये पानी, ये वाटर को अपने अंदर एब्जॉर्ब करते हैं, तो ये वाटर उनके अंदर होता है। तो जब बाहर कभी सूखा पड़ता है या कुछ कई दिनों तक पानी नहीं होता है या गर्म तरह की हवाएं चलती हैं, तब ये जो पानी होता है प्लांट्स को अपने अंदर प्रोटेक्ट करता है, अपने अंदर जिंदा रखने के लिए हेल्प करता है। ठीक है, पत्तियां भी ऐसे ही होती हैं, पत्तियों के अंदर ही पानी होता है तो वो भी सूखने से बची रहती है। आप यदि किसी पत्ती को तोड़ देंगे और उसको अलग रखेंगे तो कुछ समय के बाद में वो पत्ती सूख जाएगी, लेकिन जब वो प्लांट से लगी हुई है तो वो पत्ती हरी की हरी रहेगी। टू मेंटेन द मॉइस्चर ऑफ द सॉइल फॉर हेल्दी क्रॉप ग्रोथ, fields have to be watered regularly। कि मिट्टी की नमी बनाए के रखने के लिए हमें समय समय पर पानी देना होता है। घर पर भी जो हमारे गमले होते हैं, पॉट्स होते हैं, जो प्लांट्स लगे होते हैं, उनमें भी हम सुबह शाम या हर दिन डेली हम उसमें पानी देते हैं। यदि नहीं देंगे तो वो प्लांट्स की मिट्टी सूख जाएगी और जो प्लांट है उसको पानी नहीं मिल पाएगा और वो इस तरह से धीरे धीरे प्लांट भी कमज़ोर होकर सूख कर मर जाएगा। तो इसलिए खेतों में हमें रेगुलरली, नियमित रूप से, ठीक है, हमें पानी देने की ज़रूरत है। डेली देते हैं, जो किसान होते हैं वो डेली देते हैं। अब इसके लिए क्या मैनेजमेंट होता है वो भी हम यहाँ पर आगे पढ़ने वाले हैं। द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स एट रेगुलर इंटरवल्स इज कॉल्ड इरिगेशन। जो पानी देने की प्रक्रिया है, जो कि रेगुलर यानी नियमित टाइम पे जब हम पानी देते हैं खेतों में, तो वो जो सप्लाई ऑफ वाटर है किसको, क्रॉप्स के लिए, तो उसको कहा जाता है इरिगेशन यानी सिंचाई। इसका नाम है मेन सिंचाई। इरिगेशन को हिंदी में सिंचाई बोलते हैं, पानी देना। जब क्रॉप की सिंचाई की जाती है समय समय पर, या तो डेली या तो सुबह शाम या जैसे भी हो, हर एक क्रॉप्स का अलग अलग रिक्वायरमेंट होता है पानी का, उस हिसाब से तो उसको, उस प्रक्रिया को बोलते हैं इरिगेशन। द टाइम एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन वेरीज from crop to crop, soil to soil and season to season। कि इरिगेशन के जरिए कितना पानी कब कब कितने समय तक के लिए प्लांट्स को देना चाहिए, ये डिपेंड करता है कि हमने वहाँ पर कौन सा क्रॉप ग्रो किया है खेत में। उसके अलावा उस जो मिट्टी है वो कौन सी है, उसके अलावा एक और चीज़ आती है सीज़न टू सीज़न। बारिश में पानी बहुत कम सिंचाई किया जाता है क्योंकि बारिश के दिनों में तो आसमान से पानी गिरता ही रहता है, तो अलग से पानी देने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन जब बारिश नहीं होती है तो हमें पानी अलग से देना होता है। अब मिट्टियों के भी प्रकार आपने अलग अलग देखे हैं, आपने पिछली क्लासेस में देखे हैं, टाइप्स ऑफ सॉइल्स के बारे में, लोमी सॉइल, सैंडी सॉइल, क्लेई सॉइल्स, याद आ रहा होगा आपको। तो ऐसी सॉइल्स में जो सॉइल मिट्टी ऐसी होती है जो होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ वाटर जिसकी ज़्यादा है तो उसमें पानी कम दिया जाता है, लेकिन जिसकी होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा नहीं है तो उसको हम क्या करते हैं कि ज़्यादा पानी देते हैं। पर्कुलेशन टाइम याद आ रहा है आपको, आपने प्रैक्टिस में एक टेस्ट किया था, पर्कुलेशन टाइम नहीं है तो आप देखें, सर्च करें। और क्रॉप टू क्रॉप, अलग अलग कपासों के लिए अलग अलग क्रॉप्स के लिए अलग अलग क्वांटिटी का पानी चाहिए होता है। इन समर द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाटर इज हायर। गर्मी के दिनों में जो पानी है वो ज़्यादा दिया जाता है क्योंकि बारिश भी नहीं होती है, सब दूर गर्मी ज़्यादा होती है, गर्म हवा चलती है, सूरज की धूप ज़्यादा होती है, तो इवेपोरेशन भी ज़्यादा होता है, मिट्टी भी पानी सोख लेती है, कुछ पानी मिट्टी के अंदर चला जाता है, कुछ जो पानी होता है खेतों का वो यहाँ पर मिट्टी प्लांट सोख लेता है और कुछ इवेपोरेशन के जरिए आसमान में चला जाता है। तो जितना पानी चाहिए प्लांट्स को उतना न मिलके तो हमें वहाँ पे फ्रीक्वेंसी ज़्यादा देनी होती है। यानी मान के चलिए कि दिन में आप एक बार दे रहे हैं तो दिन में आपको 2 बार देना पड़ेगा, इस तरह से। Why it is so, ऐसा क्यों? Could it be due to the increased rate of evaporation of water from the soil and the leaves? इवेपोरेशंस क्या होते हैं ये आपको पता है कि बाष्पीकरण की जो पानी होता है उसकी वेपर्स बनती हैं और वो वेपर्स आसमान में जाती हैं तो इसको इवेपोरेशन भी बोलते हैं। और जो इवेपोरेशंस होता है वो पानी की सतह से, मिट्टी की सतह से, और जो लीव्स होते हैं उनके लीव्स के ऊपर से भी वो होता है। ये पानी एटमॉस्फेयर में गर्मी की वजह से
घुलने लगता है, चला जाता है, उड़ जाता है आसमान में, बोल सकते हो। तो पानी की वहाँ पे कमी होने लगती है। तो गर्मी के दिनों में इसलिए होता है कि इवेपोरेशन ज़्यादा होता है, इंक्रीज रेट ऑफ द इवेपोरेशन होता है फ्रॉम द सॉइल एंड द लीव्स। यहाँ पर आपको क्वेश्चन एक अराइज हो सकता है, साथ ही साथ इसके पीछे जो हमने एक पार्ट किया था उसमें भी हो सकते हैं। अब यहाँ पर फिर से बिजो आ गए हैं, हम देखते हैं क्या लिख रहे हैं डायलॉग्स बॉक्स में। आई एम very careful this year about watering the plants. Last summer my plants dried up and died. कहना चाह रहे हैं कि इस साल मैं पेड़ पौधों को पानी नियमित दे रहा हूं और मैं उनकी केयर कर रहा हूं, एक तरह से देख रेख कर रहा हूं, क्योंकि पिछली बार गर्मियों में मेरे प्लांट्स सूख गए थे। हो सकता है कि बुजो ने लास्ट ईयर प्लांट्स में पानी ठीक से समय समय पे नहीं दिए होंगे, पर अब उन्हें ये पता चला है, तो वो इस साल जो भी गमले हैं या प्लांट्स हैं या जो उनके गार्डन में उगे हैं उनकी वो ठीक से देख रेख करके समय समय पर पानी दे रहे हैं। अब यहाँ पर आते हैं सोर्सेस ऑफ इरिगेशन, कि इरिगेशन यानी सिंचाई करने के लिए क्या क्या सोर्सेस है, क्या क्या संसाधन है, कि वो कहाँ से करते हैं। The sources of water for irrigations are wells, tube wells, ponds, lakes, rivers, dams and canals. Sources जो होते हैं इरिगेशन के लिए, पानी सप्लाई के लिए, कि पानी कहाँ से लिया जाए और प्लांट को दिया जाए, तो ये खेतों में अरेंजमेंट करते हैं। एक वेल्स यानी कुएं, ट्यूब वेल्स यानी जिसको हम बोलते हैं आम भाषा में बोरिंग बोलते हैं, ट्यूबवेल्स उसको बोलते हैं, छोटे वाला जो गड्ढा करके अंदर डालते मशीनों से होता है। पॉन्ड्स यानी छोटे छोटे तालाब, लेक्स यानी बड़े तालाब, रिवर्स यानी नदियों से भी लिया जाता है, डैम्स जो डैम्स बने होते हैं उनसे भी लिया जाता है, और कैनल्स का मतलब होता है यहाँ पर कि जो कैनल्स होती है, नहरें होती है, उनका पानी नदियों से, तालाब से, जो छोटी कैनल्स बना के, नालियाँ बनाकर छोटी या बड़ी टाइप की बहुत दूर से लाए जाते हैं, और वो वहां से भी पानी किसानों को अपने खेतों में मिलता है। पेज नंबर 8 पर बच्चों आप जब देखेंगे तो यहाँ पर आपको कुछ डायग्राम्स नजर आ रही है। फिगर 1.4a, फिगर 1.4b, सी एंड डी, 4 अलग अलग आपको डायग्राम्स यहाँ पे नजर आ रहे हैं। और इन चारों में जब आप गौर से देखेंगे तो यहाँ पे हमें पानी से रिलेटेड, इरिगेशन से रिलेटेड कुछ चीज़ें यहाँ पे दिखाई जा रही है। ये जो है हमारे ट्रेडिशनल यानी पुरातन समय से, पहले के ज़माने से यही इन सोर्सेज से हम इरिगेशन खेतों में एक किसान करते आ रहा है। तो फर्स्ट में क्या लिखा है, मोट। यहाँ पे देखिए इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि कुआं बना हुआ है, उसमें से एक इंसान अपना जो पानी है निकाल रहा है और उसे वहीं पर फेंक रहा है, तो जिसके जरिए पानी वहीं से सीधा सीधा आगे बहता हुआ हमें नजर आ रहा है। और उस किसान के पीछे देखिए छोटे छोटे क्रॉप्स उगे हुए हैं खेतों में। नेक्स्ट वाला देखेंगे बी वाला, तो यहाँ पे इंसान तो नहीं दिख रहा है, लेकिन एक व्हील चल रही है, देखिए व्हील घूम रही है यहाँ पर, और पानी वहाँ पे ऑटोमेटिकली ऊपर से आ रहा है, और वो पानी एक छोटा सा कुछ तो भी रास्ता बनाया है इन लोगों ने, और उस रास्ते से बाहर देखिए जा रहा है, ये रास्ता जा रहा है, और यहाँ पर ये पानी इधर से जा रहा है। और यहाँ पे देखिए ये आपको क्यारियां बनी हुई नजर आ रही हैं, लेकिन अभी यहाँ पर इसमें प्लांट्स ग्रो नहीं किए, तो इसको बोलते हैं चेन पंप, ये कहा गया। अब हम यहाँ पे देखते हैं सी वाला पार्ट। अब यहाँ पे देखिए इसका नाम है ढेकी। अब ये ढेकी क्या होता है, यहाँ पे एक कुआं बना है, यहाँ पे एक किसान है, वहाँ पे उसका पूरा ये जो एक खेत आ रहा है, अलग अलग इसमें क्यारियां बनी हुई हैं, लेंस बनी हुई है, यहाँ पे एक शाफ्ट नजर आ रही, और उस शाफ्ट में एक बर्तन टंगा हुआ है, और ये उसमें से शायद पानी निकालकर अपने हाथों से मैनुअली अपने हाथों से वहाँ पे डाल रहा है। डी वाला जो डायग्राम है उसको हम देखते हैं कि यहाँ पे एक बैल है जो एक शाफ्ट से बंधा हुआ है। ये शाफ्ट यहाँ पे एक पोल नीचे ज़मीन में गड़ा हुआ है, और थोड़ी दूरी आगे पर यहाँ पे एक व्हील हमें नज़र आ रहा है, और उसमें कुछ बर्तन नज़र आ रहे हैं। माइट बी पॉसिबल कि यहाँ पर अंदर कुछ गहरा कुआं होगा या वाटर का सोर्स होगा यहाँ पर, जो ये यहाँ से पानी ऐसा जाकर इन बर्तनों के जरिए ऊपर आ रहा है, और ये ऊपर आकर ये पानी कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर से जा रहा होगा। तो बच्चों ऐसे बहुत से ट्रेडिशनल सिस्टम्स हैं वाटर के इरिगेशन के लिए खेतों में, तो वो आप लोग अलग अलग वीडियोस में देख सकते हैं। यहाँ पर आपको ओनली पिक्चर्स दिए गए हैं, तो इन पिक्चरों को देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ट्रेडिशनल यानी पुराने समय में खेती में किस तरह से इरिगेशन का किया जाता था।
चलिए बैक टू द पेज। ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन। ट्रेडिशनल का मतलब मैंने बताया था आपको कि पुराने समय से जो हमारे चला आ रहा है सभी दूर उसको यूज़ किया जा रहा है। अलग अलग उसके टेक्निक्स हो सकती हैं, बट मैनुअली या एनिमल का यूज़ करके हम उनको यूज़ यहाँ पर करते हैं। तो क्या लिखा है यहाँ पे, द वाटर अवेलेबल इन वेल्स, लेक्स एंड कैनल इज लिफ्टेड अप बाय different methods in different region for taking it to the field। कि जो पानी होता है कहाँ पर, खेतों में, या खेतों में जो कुएं होते हैं या अलग कुएं होते हैं या नहरें होती हैं या तालाब होते हैं, तो वहाँ से पानी को लिफ्ट किया जाता है, यानी वहाँ से पानी को लाया जाता है अलग अलग मेथड से, अलग अलग तरीके से। कहाँ पर लाया जाता है, खेत में, टेकिंग टू द फील्ड, फील्ड जो कि खेत में लाया जाता है। कैटल और ह्यूमन लेबर इज यूज इन दीज मेथड्स। अभी हमने ये चारों डायग्राम जो देखे थे, इसमें हमने इंसानों को और एनिमल्स को देखा था जो वाटर के लिए काम कर रहे हैं। तो ये जो ट्रेडिशनल मेथड्स होती है, इसमें ह्यूमन लेबर्स और जो एनिमल्स होते हैं उनका यूज़ किया जाता है। कैटल यानी क्या, जानवर। जानवर में कौन से, जो हेवी वाले जानवर होते हैं, छोटे मोटे जानवर नहीं, जैसे बैल हो गया, ठीक है, कैमल्स हो गए, एलिफेंट्स हो गए, जो जिनमें ज़्यादा ताकत होती है, क्योंकि दिन भर का काम होता है, ऐसे 1-2 घंटे का नहीं होता है, दिन भर इसको यही काम करना होता है। तो इस तरह से कैटल्स का यूज़ जनरली वो करते थे। सो दीज मेथड्स आर चीपर। इसमें किसी भी तरह का ज़्यादा खर्चा नहीं होता था, क्योंकि कुआं खोद लो, उसमें से पानी निकल रहा है, उसी को एनिमल को यूज़ कर लो, एनिमल को थोड़ा चारा लगता है दिन भर में, ठीक है, दिन का काम होता है, धीरे धीरे वो काम होता रहेगा। तो इसके लिए कोई ज़्यादा पैसे खर्च करने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी, बट लेस एफिशिएंट। लेकिन इनका जो एफिशिएंट था, इनका जो उपयोग था या जो असर होता था, फ़ायदा होता था, वो बहुत कम मिल पाता था, क्योंकि धीरे धीरे काम होता था, पानी पूरी प्रॉपर वे में नहीं जाता था, ठीक है। तो इससे क्या होता था कि काफ़ी बड़े खेत को हम नहीं सींच पाते थे। बड़ा खेत है तो एक कुएं से वो नहीं हो सकता था, तो बड़े खेत के लिए अलग अलग जगह पे कुएं बनाने पड़ते थे, तो उन कुएं से पानी लाना पड़ता था या लेना पड़ता था। लेकिन कुएं में भी एक चीज़ ये होती है कि जो ज़मीन का वाटर लेवल होता है वो सबका अलग अलग होता है, हर एक ज़मीन का। तो कुछ कुएं में पानी आता है, कुछ कुएं में भरा हुआ होता है, कुछ कुएं थोड़े भरे होते हैं, कुछ कुएं खाली हो जाते हैं, कुछ कुएं सूख जाते हैं। तो कुआं एक बार खोदा गया है तो वो उम्मीद से खोदते थे कि यहाँ पे पानी भरपूर आएगा, तो आ भी सकता है या नहीं भी आ सकता है, ये पता नहीं होता था किसानों को। तो यही वजह है कि कुएं खोदना भी जो होता था एक तरह से ये होता है। द वेरियस ट्रेडिशनल वेज आर, कि अलग अलग जो तरीके थे वो क्या थे। यहाँ पर आता है मोट पुली सिस्टम, हमने पेज डायग्राम नंबर 1 में यहाँ पर देखा था। सेकेंड डायग्राम का चेन पंप हमने देखा था। थर्ड हमने देखा है ढेकी, एंड 4 देखा था रेहत, लीवर सिस्टम। तो ये 4 चीज हमने यहाँ पर देखी थी लीवर सिस्टम में। अब ये क्या होते हैं आप ये इनको वीडियोस में सर्च करके देख सकते हैं। पंप्स आर कॉमनली यूज फॉर लिफ्टिंग वाटर। पंप्स जो होते हैं ये या तो डीजल से चलेंगे या तो इलेक्ट्रिसिटी से चलेंगे, जो आजकल हम पंप्स घरों में पानी के लिए यूज करते हैं या खेतों में यूज किए जाते हैं। ये आजकल कॉमनली यानी ज़्यादातर उपयोग में लाए जा रहे हैं पानी को खींचने के लिए या सिंचाई करने के लिए। डीजल, बायोगैस, इलेक्ट्रिसिटी एंड सोलर एनर्जी इज यूज टू रन दीज पंप। ये जो पंप्स हैं आजकल सोलर एनर्जी से भी रन किए जाते हैं, बायोगैस से भी किया जाता है। बायोगैस क्या होता है, ये आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है कि जो काऊ या कैटल्स का जो बायो वेस्ट होता है उसको इकट्ठा करके उसको प्लांट में डाला जाता है, तो उससे जो गैस निकलती है वो हम अलग अलग कामों के लिए ले सकते हैं, खाना बनाने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी के लिए ले सकते हैं और दूसरी चीज़ों के लिए, ये आपने पढ़े हुए हैं। तो आजकल पंप्स का भी यूज़ किया जा रहा है इरिगेशन सिस्टम के लिए। बच्चों अब हम पेज नंबर 8 पर आते हैं। आप भी बुक में पेज नंबर 8 देखिए। फर्स्ट टॉपिक लिखा है यहाँ पर मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन।
इसके पहले हमने ट्रेडिशनल मेथड्स देखा था जो कि पारंपरिक रूप से कई समय पुराने ज़माने से चला आ रहा है। अब मॉडर्न यानी आजकल का नया जो मेथड है इरिगेशन का वो क्या है, इसको अब हम समझने की और पढ़ने की कोशिश करते हैं। मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशंस हेल्प अस टू यूज वाटर इकोनॉमिकली, कि आज का जो मॉडर्न यानी आज के जो आधुनिक युग का मेथड है, सिस्टम है इरिगेशन के लिए, ये काफ़ी इकोनॉमिकली यानी सस्ता है और इजीली अवेलेबल है और सब दूर इसकी प्रैक्टिस आसानी से की जा रही, कि वन टाइम इन्वेस्टमेंट हम इसको बोल सकते हैं। द मेन मेथड्स यूज आर एज फॉलोज, कि जो मेथड्स हैं वो नीचे दी गई इस तरह से यूज कर सकते हैं। फर्स्ट आता है स्प्रिंकलर सिस्टम। स्प्रिंकलर सिस्टम यहाँ पर आ रही है, तो ये स्प्रिंकलर सिस्टम क्या है ये अपन देख लेते हैं। आप देखिए यहाँ पे यदि राइट हैंड साइड में जो हमें डायग्राम दी गई है, स्प्रिंकलर सिस्टम लिखा है यहाँ पे 1.5A वाला। यहाँ पे कुआं है, कुएं में से पानी निकल रहा है, एक मोटर लगी हुई है, ये मोटर लगी हुई है यहाँ पर, ठीक है, जो कि या तो इलेक्ट्रिसिटी, बायोगैस या हम बोल सकते हैं सोलर से या इलेक्ट्रिसिटी से रन की जा रही है। इसमें ये वाला पाइप जो है इसमें से अंदर आ रहा है, तो इसका पाइप इसमें पानी नीचे से ऊपर आ रहा है और सेकंड वाले पाइप से ये पानी जा रहा है, यहाँ से जा रहा है, इस तरह से जा रहा है। और खेतों में आप देखिए ये छोटे छोटे ये फाउंटेन्स, फव्वारे लगे हुए हैं, तो पानी बड़ी प्रेशर से यहाँ पर जाता है और इसमें जाकर यहाँ से धीरे धीरे पानी की जो बूंदें हैं या फव्वारे हैं वो उस जगह पे पर्टिकुलर उस जगह पे ये पानी गिरता है चारों दिशाओं में और वहाँ पे धीरे धीरे छोटा हर छोटे इंटरवल में गिरता है और वहाँ पर ये पानी इसी तरह से उस पूरे टोटल इलाके को ये स्प्रिंकलर सिस्टम से पानी ऑटोमेटिकली दिया जाता है। इसके लिए कोई क्यारियाँ नहीं बनाई जाती है, ऑटोमेटिकली ये पानी वहाँ पर दिया जाता है। चलिए आगे हम देख लेते हैं क्या लिखा है स्प्रिंकलर सिस्टम में। दिस सिस्टम is more useful on the uneven land where sufficient water is not available। अब बच्चों अभी हमने ऊपर देखा था कि कुछ जो जगह होती है वहाँ पे कुएं में पानी नहीं होता है, तो वहाँ पे पानी कम होता है, तो ऐसे कम पानी में हम ज़्यादा से ज़्यादा इस मॉडर्न टेक्निक यानी स्प्रिंकलर सिस्टम का यूज़ करके कम पानी में भी हम उस क्रॉप को ग्रो कर सकते हैं कंटिन्यूस वाटरिंग करके। दूसरी बात यहाँ पे ये दी गई है कि जो खेत होते हैं वो प्लेन न होकर कुछ खेतों की ज़मीन ऐसी होती है उबड़ खाबड़ या ऊंची नीची। फॉर एग्जांपल किसी आपने हिल पर आपने या किसी टेकड़ी पर आपने खेत कर रहे हैं तो वो तो नीचे स्लोप का होता है, तो पानी हम ऊपर देंगे तो नीचे तुरंत चला जाएगा। तो ऐसे समय पे हम बहुत ज़्यादा पानी वहाँ पर न देके इरिगेशन सिस्टम फव्वारे के जरिए यदि पानी दें तो पानी ज़मीन से नीचे न बह के पानी वहीं पर प्लांट्स को मिलेगा और वो वहीं पर एक तरह से धीरे अंदर पानी ज़मीन में जाता जाएगा। तो अनइवन जो सॉइल्स होती है, जो लैंड होता है, वहाँ पर इन चीज़ों का असर अच्छे से होता है, यूज़ ज़्यादा बेहतर साबित होता है। द परपेंडिकुलर पाइप्स हैविंग rotating nozzles on the tops are joined to the main pipeline at regular intervals। परपेंडिकुलर का मतलब होता है कि खड़े रहना, कि जो परपेंडिकुलर है, जैसे यहाँ पर हमने देखा था कि जो पाइप्स हैं ये खड़े हैं, परपेंडिकुलर है, खड़े हैं, जमीन से हम उनको सीधे तौर पर खड़ा रखा है, ठीक है। तो परपेंडिकुलर पाइप हैविंग रोटेटिंग नोजल, इनके ऊपर जो ये फव्वारा निकल रहा है यहाँ पर एक नोजल होता है, ये नोजल रोटेटिंग होता है जो कि 360 डिग्री या मोस्टली आगे पीछे 180 डिग्री में रोटेट होता है। तो रोटेट होने से क्या होता है कि जो पानी के फव्वारे हैं वो भी ऑटोमेटिकली रोटेट गोल घूम सकते हैं, तो पानी इवनली सब दूर वहाँ पर इंटरवल, हर रेगुलर इंटरवल में यानी बिल्कुल समय पे 10 सेकेंड 15 सेकेंड का जो इंटरवल सेट किया होता है उसका, उसमें वहाँ पर वो पानी स्प्रिंकल किया जाता है। When water is allowed to flow through the main pipe under pressure with the help of pump, it escapes from the rotating nozzles। जब ये पाइप
बहुत तेज से प्रेशराइज रूप से यहाँ से रिलीज किया जाता है नोजल्स के जरिए, पाइप के जरिए, तो वो पानी नोजल के जरिए से बड़े तेजी से बाहर निकलता है, इस्केप यानी निकलना, फ्रॉम रोटेटिंग नोजल्स। इट गेट्स स्प्रिंकल्ड ऑन द क्रॉप एज इफ इट इज अ रेनिंग। ये इस तरह से स्प्रिंकल्ड यानी छोड़ा जाता है जैसे कि मान के चलिए कि बारिश हो रही है। बारिश की किस तरह से बूंदें गिरती है, सब दूर एक जैसी गिरती हैं, कोई कम या कोई ज़्यादा नहीं, बराबर डिस्टेंस पर गिरती है। तो इसी तरह से मान के चलिए कि स्प्रिंकलर से भी ऐसा लगता है कि जैसे बारिश हो रही हो। स्प्रिंकलर्स इज वेरी यूजफुल फॉर लॉन्स, कॉफ़ी प्लांटेशन एंड सेवरल अदर क्रॉप्स। ये स्प्रिंकलर्स लॉन के लिए यानी जो गार्डन्स होते हैं जहाँ पे घास उगी होती है, ठीक है, कॉफ़ी के प्लांटेशन के लिए जहाँ पे छोटे छोटे पौधे हैं, बेलें लगी हुई हैं, और सेवरल दूसरे अदर क्रॉप्स के लिए भी यूज़ किए जाते हैं। फिगर 1.5a हमने फिगर में यहाँ पे देखा है। अब हम यहाँ पर देखते हैं सेकेंड वाला ड्रिप सिस्टम। ये क्या होता है इसके लिए देख लेते हैं। इन दिस सिस्टम द वाटर फॉल्स ड्रॉप बाय ड्रॉप डायरेक्टली नियर द रूट्स। ये जो सिस्टम होता है इसमें स्प्रिंकलर की तरह पानी फवारा नहीं जाता है, इसमें बूंद बूंद करके, ड्रॉप बाय ड्रॉप, एक एक बूंद बूंद करके वो पानी गिरता है। कहाँ पर गिरता है? नियर द रूट्स, जो प्लांट्स होते हैं, क्रॉप होते हैं, उनकी जड़ों के पास में। सो इट इज कॉल्ड ड्रिप सिस्टम, इसलिए इसे ड्रिप सिस्टम कहा जाता है। इट इज द बेस्ट टेक्निक फॉर वाटरिंग फ्रूट्स, प्लांट्स, गार्डन्स एंड ट्रीज। फिगर 1.5b। फिगर 1.5 में यहाँ पे ड्रिप सिस्टम दिया गया है। आइए इसको मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पर भी देखिए जो सोर्स है वो क्या है, एक तरह से कुआं है, उस कुएं पे मोटर लगी है जो कि हो सकता है बायोगैस से, इलेक्ट्रिसिटी से, सोलर से, डीजल से या अलग अलग जो होता है उससे की जा रही है। तो इससे पानी आ रहा है ऊपर, इससे पानी जा रहा है नीचे, पाइप जा रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे आप देखिए सब दूर ये पाइप डले हुए हैं, हर एक प्लांट की तरफ ये पाइप डला हुआ है। यहाँ पे ऊपर इस तरह से स्प्रिंकलर सिस्टम नहीं है जो ऊपर पाइप, परपेंडिकुलर पाइप हमें यहाँ पर नजर नहीं आ रहा, ओनली एक पाइप डला हुआ है, और इस पाइप में से एक छोटा सा अलग से कनेक्शन जो होता है वो गया हुआ है प्लांट के पास में, और उस प्लांट के पास में एक छोटा सा नोजल लगा होता है। उस नोजल में से ये पानी टपक टपक करके यानी बूंद बूंद करके वहाँ पे उसके जड़ के पास में गिरता है। तो इससे क्या होता है बच्चों की पानी का वेस्टेज कम होता है, पानी कम लगता है, और पानी बराबर हम जड़ के जो रूट्स हैं उनके पास में ही छोड़ रहे हैं। तो प्लांट्स को भी पानी मिल रहा है और पानी का वेस्टेज भी नहीं हो रहा है। ये भी अनइवन या इरेगुलर जो होती है वहाँ पे, या जहाँ पे वाटर कम, पानी कम मिलता है, तो ऐसी जगह पे इनको वहाँ पर डाला यूज़ किया जाता है। तो इसका जो यूज़ होता है वो कहाँ पे होता है? इनका यूज़ जो होता है फ्रूट प्लांट्स में, जो फलों की खेती होती है वहाँ पर, गार्डन्स, बगीचों में, और जो दूसरे ट्रीज होते हैं वहाँ पर इनका उपयोग किया जाता है। और ऐसे प्लांट्स को में इनका यूज़ किया जाता है जिन प्लांट्स को पानी कम लगता हो। जिन प्लांट्स को पानी बहुत ज़्यादा लगता हो वहाँ पे इनका यूज़ बहुत कम किया जाता है, या इनका जो ड्रॉपिंग टाइम है, जो सिस्टम है, उसको वहाँ पे बढ़ा दिया जाता है। तो पानी बूंद बूंद की जगह न गिर के एक बहुत पतली सी धार वहाँ पे पानी की चालू हो जाती है, या वहाँ पे स्प्रिंकलर सिस्टम का यूज़ किया जाता है। वाटर इज़ नॉट वेस्टेड एट ऑल। तो इससे क्या होता है कि बूंद बूंद पानी गिरने से पानी का वेस्टेज नहीं होता है। इट इज़ अ बून इन रीजन वेयर अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इज़ पुअर। जहाँ पे पानी कम मिलता है, जिस एरिया में, वहाँ पे इस सिस्टम का यूज़ बहुत ज़्यादा किसान करते हैं। बूम यानी क्या कि काफ़ी ज़्यादा बड़े पैमाने पर फर्स्ट चॉइस किसानों की यही है।